नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर महार जाति से आते थे और उनके द्वारा बौद्ध धर्म को भी अपनाया गया था, मगर आज बाबा भीमराव अंबेडकर की महार जाति उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो गई है। ये बात हम नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप ने उठाई है। इनके द्वारा सरकार से मांग की गई है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर हमारी जाति के लोगों को ढूंढा जाए, नहीं तो हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह कश्यप का कहना है कि हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति के लोगों को ढूंढा जाए, इस मामले में मुकदमा दर्ज हो कि आखिर आजादी के बाद हमारी जाति के लोग कहां चले गए। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इनका कहना है कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जाति ही विलुप्त हो रही है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। ब्रिटिश शासन में जातिगत जनगणना में महार जाति के लोगों की संख्या 11,95,370 थी, मगर अब यहाँ लोग कहाँ चले गए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति के विलुप्त हुए परिवारों को ढूंढा जाए, हमारे पूर्वजों को ढूंढा जाए, हमारी गुमशुदगी दर्ज की जाए और हमारे परिवार ढूंढ के बताए जाएं कि वो आज़ादी के बाद क्या वो पाकिस्तान भेज दिए गए, बांग्लादेश भेज दिए गए, मार दिए गए, आखिर हमारे परिवार गए तो गए कहाँ। अगर हमारे परिवारों को, महार परिवारों को सरकार नहीं ढूंढती तो निश्चित तौर पर आंदोलन है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हम आवाज़ अपनी उठाएंगे। हालांकि सरकार दबाने का काम करे, लेकिन उन धारा 19 का प्रावधान है हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखने का, हम लोग भी उसी तरीके से रखें। बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति जिसने इस देश का संविधान बनाया हो, जिस बाबा साहब ने जिन्होंने इस देश के लिए रूपरेखा तैयार की हो, अगर आज उनकी जाति ही विलुप्त करी जा रही है तो इससे और बड़ी बात दुर्भाग्य की कोई नहीं हो सकती। हम लोग इस चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर से खबर है, जहां विकासनगर के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है। खाली प्लॉट में क्लोरीन सिलेंडरों में लीकेज हुई है। रिसाव के चलते लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गैस रिसाव से इलाके के आसपास के घरों को खाली करवाया गया है। एसएसपी अजय सिंह सहित स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ भी पहुंची है। गैस रिसाव को रोकने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। गैस के सिलेंडरों को गड्ढा खोदकर दबाने की भी कार्रवाई जारी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवानपुर से खबर है, जहां भगवानपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 7 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। मौके को छावनी में तब्दील किया गया था। अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा, ऐसा एसडीओ के द्वारा कहा गया है। तो खानपुर रेंज की बुधवा शहीद बीट के अंतर्गत सिकरोडा वन ब्लॉक में वन विभाग की भूमि को हरिद्वार एसडीओ के नेतृत्व में कब्जा मुक्त कराया गया है। हालांकि वन विभाग को अपनी भूमि को कब्जा मुक्त कराने में घटनास्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया और रिहायशी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं सिकरोडा के आसपास की भूमि को उत्तराखंड सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने की नॉमिनेट किया हुआ है और जल्द ही उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद अतिक्रमण को हटाया जाएगा। वहीं हरिद्वार एसडीओ साधुलाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि शासन के आदेश के बाद आज 7 हेक्टेयर वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है और आगे भी जो इस तरह की भूमि है उसे कब्जा मुक्त कराने का कार्य किया जाएगा। हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत खानपुर रेंज के बुधवा शहीद बीट के अंतर्गत जो है सिकरोडा वन ब्लॉक में कई वर्षों से अतिक्रमण चला आ रहा था। तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आज हमारे माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। समस्त वन विभाग की टीम यहाँ पर हमारी मौजूद है और इसमें हमने लगभग 7 हेक्टेयर जो वन भूमि है उसको हमने जो है खाली करवा दिया है। और हमारा इसमें ये प्लान है कि आने वाले समय में जो उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जो निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर वानिकी कार्य या जो भी हमारे अधिकारी हमको निर्देशित करते हैं उस तरह के कार्य हम लोग यहाँ पर करेंगे। सिकरोडा गांव के आसपास जो है वास्तव में काफ़ी जगह जो है इस तरह के अतिक्रमण की बातें बार बार आती हैं, लेकिन वो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है सर्वे ऑफ इंडिया को जो है नॉमिनेट किया गया है वहाँ पे जो सर्वे करने के लिए। जब सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर जो है सर्वे करेगा उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हरिद्वार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए देहरादून की जिलाधिकारी हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं को सुनती हैं।
जनता दरबार में लोग जिन समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं उनका मौके पर ही निस्तारण किया जाता है। यदि कोई मामला नीतिगत विषय से संबंधित होता है तो उनके लिए भी समय निर्धारित कर जनता को राहत प्रदान की जाती है। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में सोमवार को करीब 120 शिकायतें आई हैं, जहां ज्यादातर शिकायतें जमीन विवाद, बिजली पानी और घरेलू विवाद से जुड़ी हुई रही हैं। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है ताकि जन सुनवाई में दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा सके। में करीबन 120 शिकायतें आई हैं और उसमें अलग अलग तरह की शिकायतें, कुछ सीनियर सिटीजन्स की हैं, बिजली, पानी, आपदा, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या रास्ता किसी ने रोक लिया, उस तरह की काफ़ी शिकायतें आई थी और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इनका निस्तारण करें। में करीबन विकासनगर कोतवाली क्षेत्र के डुमेट में हुए गोली कांड में अभी तक एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 5वां आरोपी नीटू गुर्जर अभी तक फरार चल रहा है। आरोपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आपको बता दें कि गोलीकांड के दौरान 2 को गोली लगी थी, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अब पुलिस ने नीटू की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से NW वारंट जारी करवाया है। पुलिस की एक टीम बनाकर रवाना की गई है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी, जिस बारे में CO विकास नगर ने खुद जानकारी दी है। हत्याकांड में पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को छोड़कर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें एक नीटू गुर्जर जो थाना छपार मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, वो फरार है, जिस संबंध में हमारे द्वारा उस पर इनाम की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त NBW न्यायालय से इश्यू करा लिए गए हैं तथा एक टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरनगर रवाना की गई है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के जन्मदिन पर आज उनके आवास में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। कांग्रेस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए यशपाल आर्य ने लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस की तैयारी को लेकर कहा है कि कांग्रेस ने सभी लोकसभा में अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं और सभी आगामी चुनाव को लेकर हम पूरी तरह तैयारियों में जुट गए हैं। कार्यकर्ता नई ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने लोकसभा वार प्रभारी ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और जहां पर कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दुरुस्त भी किया जाएगा और एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने को तैयार है। इस दिशा में ये पहल की गई है और मुझे विश्वास है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी, क्योंकि जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह से देश में आज हालात हैं, हर क्षेत्र में बद से बदतर स्थिति पैदा हो गई है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। उत्तराखंड में धर्म जाति के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन और विश्वविद्यालय की अन्य समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग के नियमानुसार सरकारी उपक्रमों में कार्यरत श्रमिकों को दिए जाने वाले दैनिक वेतन के सापेक्ष जीबी पंत विश्वविद्यालय में कार्यरत श्रमिकों का दैनिक वेतन कम है, जिसकी हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाती है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द वेतन के संबंध में समीक्षा की जाए, जिससे श्रमिकों को राहत मिल सके। कृषि मंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए मांग की गई धनराशि के संबंध में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
साथ ही मंत्री ने कहा है कि दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों के संबंध में गठित कमेटी का रुख सकारात्मक है और इस पर जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। आज पटना यूनिवर्सिटी जो कि हमारे विभाग के अंदर आती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर एक मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें हमारे सचिव कृषि विभाग या पर सचिव वित्त नियामक और श्रम के अधिकारी मौजूद थे। और जैसा कि मुझे बताया गया था कि वहां के श्रमिकों की जो वो वेतन दिया जाता था बहुत कम है। आज NH 58 पर ट्रक संख्या UK 6CC 7465 जो सितारगंज से गल्ला गोदाम श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का चावल लेकर आ रहा था, जो NH मोड़ देवप्रयाग के पास खाई में गिर गया, जिसे चालक जगजीत सिंह पुत्र लखबीर सिंह वर्ष निवासी हरदासपुर पीलीभीत उत्तर प्रदेश चला रहा था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है, जिसके चलते अल्मोड़ा में आज उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा के सवाल पर विभिन्न संगठनों द्वारा उत्तराखंड अवधारणा एवं भू कानून विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सालम समिति उत्तराखंड, संसाधन पंचायत और कस सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपा केंद्रीय अध्यक्ष PC तिवारी ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस ने पिछले 23 सालों में उत्तराखंड को बारी बारी से लूटने का काम किया है। जिस तरह से प्रदेश के संसाधनों को पूंजीपतियों और भूमाफियाओं के हाथ में सौंपा गया, उसके पीछे सरकारों का बड़ा हाथ रहा है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत बहुत सारे जो संघर्षशील संगठन हैं जो ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, उन सबकी ओर से ये उत्तराखंड भू अवधारणा और भू कानून पर ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड को पिछले 23 सालों में लूटा गया है और किस तरह से बड़े भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों को यहाँ के संसाधन दिए गए हैं, उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। और सरकार अभी भी जो वास्तविक जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर डांडा कांडा में आपको दिखाई पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया हम जो हैं आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच करेंगे लोगों की, यहाँ तो इनका पूरा रिकॉर्ड है और DM कई बार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड की जनता को जो त्रिवेंद्र रावत का जो कानून था सीमेंट खरीद का, पहले उसको निरस्त करना चाहिए। और उत्तराखंड में ज़मीनों की खरीद फरोख्त बड़े लोगों के आश्रमों के कितनी हुई है, उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना चाहिए और ज़मीनों की दलाली करने वाले जो भी बड़े लोग हों, राजनीतिक प्रभावशाली लोग हों, नौकरशाह लोग हों, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर एक भागीदारी वाले विकास की रणनीति उत्तराखंड के लिए तैयार करनी चाहिए, वरना उत्तराखंड में एक ज़बरदस्त जन आंदोलन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पुलिस महकमे में IPS अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, जिसके बाद अल्मोड़ा में नवनियुक्त SSP देवेंद्र पिंचा ने आज कार्यभार संभाला है। कार्यभार संभालते ही SSP एक्शन में नजर आए। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को चैलेंज बताते हुए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की बात कही। साथ ही नवनियुक्त SSP देवेंद्र पिंचा ने लॉ एंड ऑर्डर, यातायात और नशे पर कार्यवाही करने की भी बात कही है। देखिए, अल्मोड़ा नो डाउट एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसमें मैं मुख्य रूप से जो आजकल नशे की जो समस्याएं हर जगह फैल रही है उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। साथ साथ में यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो साइबर क्राइम्स आजकल जो बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जो कह सकते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रहेंगे। इसके अलावा चूँकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है,
वो तो नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें पीसफुली कंडक्ट करवाना है, वो भी एक चुनौती रहेगी, जिस पे मैं काम करूंगा, अभी से काम करना पड़ेगा। साथ साथ में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल ये हमारा ब्रेड एंड बटर है, इसके ऊपर हमें कह सकते हैं कि हमारा मेन आजीविका यही है, असली काम तो ये है ही, तो ये ऑब्वियसली हमेशा हमारी नज़र में रहेगा, तो ये मेरी टॉप प्रायोरिटीज में। देखिए अल्मोड़ा उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर जहां लोगों द्वारा आंदोलन कर इसका विरोध किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदेश में बढ़ रहे जन आक्रोश को लेकर भाजपा सरकार को भू कानून और मूल निवास पर राजनीति कर सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों का ध्यान पलटने का काम कर रही है। आम लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हैं, उन्हें सरकार की इस चाल को समझना चाहिए और सरकार से मूल मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए। कि सरकार अपना दृष्टिकोण साफ करे, अपना कानून बताए कि हम ये चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव के समय अपने हितों की स्वार्थी पूर्णता करना चाहती है। और मैं तमाम जो इस आंदोलन के जो सामान्य लोग जो यहाँ की भूमि को बचाना चाहते हैं, खेती की भूमि है, उनसे ये अनुरोध करता हूँ वो इस खतरे को अवश्य समझे। तो मूल निवास का एक सवाल है, भू कानून का एक सवाल है, लेकिन राज्य की बीजेपी की सरकार इस सवाल को भटका कर एक जो उन्माद की राती कभी धर्म के नाम पर करनी चाहती है, कभी वो पहाड़ी बनाम बाहरी व्यक्तियों को करना चाहती है। दोनों जो है अलग अलग सवाल है। जो मूल उत्तराखंड के लोग हैं, यहाँ की खेती की ज़मीन को बचाना चाहते हैं, तो खेती की ज़मीन किससे बचाना चाहते हैं? जो गरीब आदमी उससे तो नहीं बचाना चाहे। जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, जो यहाँ की भूमि को खरीद करके अपने व्यवसाय के हितों को पूर्ति करना चाहिए। कि सरकार अपना दृष्टिकोण साफ करे, अपना कानून बताए कि हम पिछले साल राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन देहरादून में डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले डकैती की पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी है। राजधानी दून के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 20 करोड़ की डकैती के मामले में पुलिस ने 11वीं गिरफ्तारी की है। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस ने मास्टरमाइंड शशांक को पटना से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया है कि लूट की घटना की जब तस्दीक की गई तो मालूम हुआ कि विभिन्न प्रांतों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने 10 सदस्य जो सीधे घटना से जुड़े थे उनको गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इन सब का मास्टरमाइंड शशांक, जो पटना जेल में बंद होने के बावजूद पूरे लूट की घटना को अंजाम दे रहा था, उसको 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है। जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती की घटना हुई थी, इसमें पुलिस द्वारा जब विभिन्न प्रांतों से और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली तो सभी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया और एक गैंग चिन्हित हुआ जो पता चला कि कहीं जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था और साथ ही साथ नए नए लड़कों को वारदातों के लिए भेजता था। इसमें अब तक कुल 10 लोग जो डायरेक्ट जो घटना में शामिल थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों को मुहैया कराया गया था, कुछ लोग द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन करके गैंग को मदद की गई थी। इसमें अब तक 10 लोग की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अब मेन जो मास्टरमाइंड जो अंदर से ऑपरेट कर रहा था शशांक नाम का, इसको पटना के बेउर रोड से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की पुलिस लेकर वहाँ से आ रही है। क्योंकि प्राथमिक जो जितनी हमारी पास जानकारी अभियुक्तों से मिली थी, अन्य सोर्सेज से मिली थी, उसमें इसका नाम बार बार गैंग को ऑपरेट करने में आ रहा था। इसी सूचना पर ये गैंग जो है एक नई वारदात करने के लिए महसाना जो गुजरात में पड़ता है, वहां पर भी गैंग ऑपरेट हो रहा है। जो भाजपा के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री की पुण्यतिथि पर पार्टी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री उत्तराखंड राज्य की मांग उठाने वाले पहले राजनेता थे। बलबीर रोड स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री के चित्र पर पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
उन्होंने अपने व्यवहार कार्यों एवं शुभचितपूर्ण जीवन से प्रदेश में भाजपा को मजबूत बनाया। संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए। देखिए, देवेंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड के अंदर हमारे विचारों के वरिष्ठ थे। पहले संघ के प्रचारक के रूप में आपका उत्तराखंड में अपना स्थान था। वैचारिक दृष्टि से आज की पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लंबे समय तक शास्त्री जी ने किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र और उनके उस कालखंड के अनेकों जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों ने अपने विचार श्रद्धा सुमन के रूप में हमें व्यक्त किए हैं। शास्त्री जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों तो है ही हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की पहल करने वाले पहले राजनेता के रूप में शास्त्री जी को उत्तराखंड की जनता जानती है। देखिए, देवेंद्र श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का न कि शिव शक्त और सन्यासियों का बाद बवाल एक नया विवाद शुरू हो गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर उद्घाटन में अब बस चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में इस विवादित बयान से नया विवाद छिड़ गया है। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। ये निर्णय शंकराचार्य ने इसलिए लिया है क्योंकि अभी पूरी तरह से मंदिर बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसकी कोई इतनी अत्यधिक आवश्यकता नहीं थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि जिस समय ढांचा गिराया गया या फिर जब रामलीला की मूर्ति को वहां पर विराजमान किया गया, तब किसी शंकराचार्य ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि तब की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। राजधानी देहरादून में बुधवार शाम को भगवान राम के नाम पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। भजन संध्या में कन्हैया मित्तल और कैलाश खेर के भक्ति में गीतों की प्रस्तुति होगी। ये आयोजन देहरादून के बन्नू स्कूल में होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि एक बड़ा आयोजन होगा और सभी लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो इस भजन संध्या में शामिल हों। बिल्कुल, कल भी बहुत बड़ी अपना बन्नू स्कूल में भगवान राम कीर्तन की बहुत बड़ी संध्या है और मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। देहरादून से ही नहीं, उत्तराखंड की देवभूमि का हर मंदिर राममय होगा, राम कीर्तन से गुंजायमान होगा। बिल्कुल। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित भी हुए हैं। मंदिर समिति की बोर्ड बैठक समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में यात्रा वर्ष 2024 के लिए तैयारियों, निर्माण, जीर्णोद्धार कार्यों संबंधित प्रस्ताव सहित कई फैसले लिए गए, जिनमें त्रियुगी नर नारायण मंदिर क्षेत्र को वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की बात कही थी, जिसके तहत अब राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी। उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम देखिए, आप जानते हैं कि
और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।